नमस्ते विद्यार्थियों, इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मशीन लर्निंग के 3 बहुत ही पॉपुलर और बिगिनर फ्रेंडली एल्गोरिदम्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। डिसीजन ट्रीज, के नियरेस्ट नेबर्स, KNN और नाइव बेस। ये तीनों एल्गोरिदम्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में बहुत कॉमनली यूज होते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इनका जबरदस्त योगदान है। हम इस लेक्चर में समझेंगे कि ये एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, इनके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं और कब किस एल्गोरिदम को चुनना चाहिए। इनका सिलेक्शन पूरी तरह उस डेटा पर निर्भर करता है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम पर जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। ये सभी एल्गोरिदम्स scikit learn जैसे टूल्स में आसानी से अवेलेबल हैं और फास्ट इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल बनाते हैं। इस लेक्चर के अंत तक आपको एक अच्छा कंपैरिजन मिलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम किस सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। किसी भी मशीन लर्निंग टास्क का आधार होता है उसका एल्गोरिथम, यानी वो लॉजिक या रूल सेट जो डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन करता है। एल्गोरिदम्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि गिवन डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाए ताकि हम मीनिंगफुल आउटपुट प्राप्त कर सकें। अब बात आती है कि इतने सारे एल्गोरिदम्स में से कौन सा सही है। तो इसका जवाब सिंपल है, हर एल्गोरिदम की अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। कुछ एल्गोरिदम्स डिस्टेंस पर बेस्ड होते हैं जैसे KNN, जबकि कुछ रूल बेस्ड होते हैं जैसे डिसीजन ट्री। वहीं नाइव बेस पूरी तरह प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। इस लेक्चर में हम तीनों को क्लैरिटी के साथ समझेंगे और एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। खास बात यह है कि ये तीनों ही एल्गोरिदम्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे स्पैम डिटेक्शन, डिजीज प्रिडिक्शन या लोन अप्रूवल। सही एल्गोरिदम चुनना मॉडल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस में बहुत फर्क डाल सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का काम होता है डेटा को एनालाइज करना और उस पर बेस्ड प्रिडिक्शन जनरेट करना। सभी एल्गोरिदम्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमारे आज के डिस्कशन का फोकस है सुपरवाइज्ड लर्निंग पर, जिसमें हम 3 मेन एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे: डिसीजन ट्री, KNN और नाइव बेस। डिसीजन ट्री एक रूल बेस्ड मॉडल है जो डेटा को लॉजिकली स्प्लिट करता है। KNN एक डिस्टेंस बेस्ड मॉडल है जो सिमिलर नेबर्स से प्रिडिक्शन करता है। और नाइव बेस एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसीजन लेता है। हर एल्गोरिदम की खासियत और लिमिटेशन होती है। कुछ मॉडल्स बहुत फास्ट होते हैं पर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वहीं कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। इसलिए एल्गोरिदम चुनते समय हमें डेटा की नेचर, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी और रिक्वायर्ड आउटपुट को ध्यान में रखना चाहिए। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को आप एक फ्लो चार्ट की तरह सोच सकते हैं जो एक डिसीजन लेने के लिए मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। जैसे कि हम रोजाना डिसीजंस लेते हैं, अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाओ, नहीं तो बिना छाते के, वैसा ही ये मॉडल भी करता है। ये डेटा को छोटे छोटे सबसेट्स में डिवाइड करता है और हर स्प्लिट पर एक डिसीजन लेता है। ट्री के हर नोड पर एक कंडीशन चेक होती है और हर ब्रांच एक पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करती है। एंड नोड्स, जिन्हें लीफ नोड्स कहते हैं, वे फाइनल प्रेडिक्शन को दिखाते हैं। ये मॉडल क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों टास्क्स में यूज किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही इजी टू इंटरप्रेट होता है। इसका एक रियल वर्ल्ड यूज केस है लोन अप्रूवल सिस्टम, जहां क्लाइंट की इनकम, क्रेडिट स्कोर आदि के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन ट्री ह्यूमन थिंकिंग को मिमिक करता है, इसलिए इसे समझना और एक्सप्लेन करना आसान होता है। अब आइए समझते हैं डिसीजन ट्री की स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स को। ट्री की शुरुआत होती है रूट नोड से, ये वो सबसे पहला डिसीजन पॉइंट होता है। इसके बाद इंटरनल नोड्स आते हैं जो अलग अलग फीचर्स पर कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि इनकम ग्रेटर देन 50,000 या एज लेस देन 30। फिर आते हैं लीफ नोड्स जो फाइनल आउटपुट या प्रिडिक्शन देते हैं, जैसे लोन अप्रूव्ड या लोन रिजेक्टेड। हर ब्रांच एक डिसीजन का आउटकम दिखाती है और रूट से लेकर लीफ तक जाने वाला पाथ एक कंप्लीट रूल बनाता है। ये ट्री उस डेटा के आधार पर ग्रो करता है जिस पर मॉडल ट्रेन हो रहा होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही विजुअल और इंट्यूटिव होता है, इसलिए इसे समझना आसान होता है। डिसीजन ट्रीज को हम एन्सेम्बल मेथड्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी यूज करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। इस तरह से ट्री का स्ट्रक्चर डिसीजन लॉजिक को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल आता है कि डिसीजन ट्री स्प्लिट्स कैसे डिसाइड करता है, यानी कि कौन सा फीचर सबसे पहले स्प्लिट होगा और कैसे होगा। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, जीनी इंडेक्स और एंट्रोपी। जीनी इंडेक्स एक मेजर है जो इंप्योरिटी को क्वांटिफाई करता है, यानी कि कितना मिक्स डेटा है। लोअर जीनी का मतलब होता है कि स्प्लिट ज्यादा प्योर है।
वहीं एंट्रोपी इन्फॉर्मेशन थियरी से आता है और ये भी बताता है कि कितना इन्फॉर्मेशन गेन हुआ है स्प्लिट करने से। एंट्रोपी कैलकुलेशन में लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज होते हैं, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्यूटेशनली हैवी होता है, जबकि जीनी इंडेक्स फास्टर होता है। दोनों का उद्देश्य होता है डेटा को ऐसे तरीके से स्प्लिट करना जिससे आउटकम क्लास ज्यादा क्लियर हो जाए। इन मैट्रिक्स की मदद से डिसीजन ट्री डिसाइड करता है कि कौन से फीचर पर और किस वैल्यू पर स्प्लिट करना चाहिए। ये स्प्लिटिंग टेक्निक्स ट्री को एफिशिएंट और मीनिंगफुल बनाती हैं। डिसीजन ट्रीज की एक बड़ी चैलेंज है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग तब होता है जब ट्री बहुत गहराई तक ग्रो हो जाता है और हर छोटा सा पैटर्न या नॉइज भी लर्न कर लेता है। ऐसे मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो बहुत एक्यूरेट होते हैं, लेकिन जब हम उसे नए डेटा पर टेस्ट करते हैं तब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। इसका कारण यह है कि मॉडल जनरलाइजेशन नहीं कर पाता। ओवरफिटिंग के साइंस होते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई है लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी बहुत लो। इससे बचने के लिए हम प्रूनिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे प्री प्रूनिंग जिसमें ट्री को ग्रो होने से पहले ही रोक देते हैं, और पोस्ट प्रूनिंग जिसमें फुल ट्री बनने के बाद एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटा देते हैं। एक और तरीका है डेप्थ को लिमिट करना, जिससे ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स न बने। क्रॉस वैलिडेशन भी हेल्प करता है ओवरफिटिंग को डिटेक्ट करने और अवॉइड करने में। हमेशा बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, ना बहुत कॉम्प्लेक्स और ना बहुत सिंपल मॉडल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिसीजन ट्री के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। सबसे कॉमन यूज केस है क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएशन। इसमें ट्री ये डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति को लोन दिया जाए या नहीं, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स लाइक इनकम, एज, क्रेडिट हिस्ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन, जहां फीचर्स होते हैं अटेंडेंस, असाइनमेंट स्कोर्स, और ट्री प्रिडिक्ट करता है पास होगा या नहीं। मेडिकल डायग्नोसिस में भी डिसीजन ट्रीज हेल्पफुल होते हैं, जैसे सिम्टम्स के आधार पर डिजीज प्रिडिक्ट करना। कस्टमर सेगमेंटेशन में ये ट्री अलग अलग ग्रुप बना सकता है बेस्ड ऑन स्पेंडिंग बिहेवियर या प्रेफरेंसेस। बिजनेस डिसीजन टूल्स में डिसीजन ट्रीज विजुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिससे एग्जीक्यूटिव्स जल्दी और बेहतर डिसीजन ले सकें। रूल बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स जैसे कि फैक्ट्री में फॉल्ट डिटेक्शन भी ट्रीज पर डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेनेबल एआई के लिहाज से भी ये मॉडल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हर प्रेडिक्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे एल्गोरिदम पर, -k नियरेस्ट नेबर्स या KNN। ये एल्गोरिदम एकदम अलग तरीका अपनाता है डिसीजन लेने के लिए। इसे हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉडल ट्रेन नहीं होता ट्रेडिशनल तरीके से। इसे लेजी लर्नर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बस डेटा को स्टोर करता है और प्रेडिक्शन करते समय काम करता है। जब भी कोई नया डेटा पॉइंट आता है तो KNN अपने स्टोर्ड डेटा में से उस पॉइंट के आसपास के k नियरेस्ट नेबर्स को देखता है और ये प्रेडिक्शन करता है कि नया पॉइंट किस कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए हमारे पास फ्रूट इमेजेस का डेटा सेट है। अगर कोई नया इमेज आए जिसमें शेप और कलर एक सेब जैसा है और उसके आसपास के 5 नेबर्स भी सेब हैं, तो मॉडल कॉन्फिडेंटली कह देगा कि ये भी सेब है। यही KNN का बेसिक आइडिया है, सिमिलैरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। इस वजह से ये एल्गोरिदम स्मॉल डेटा सेट्स और पैटर्न रिकग्निशन टास्क्स में काफी अच्छा काम करता है। KNN एल्गोरिदम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिस्टेंस मेट्रिक, क्योंकि यह मॉडल किसी भी नए पॉइंट का प्रेडिक्शन इस आधार पर करता है कि वो अपने आसपास के पॉइंट से कितना दूर है। डिस्टेंस को नापने के लिए कई तरीके होते हैं। सबसे बेसिक और कॉमनली यूज्ड मेथड है यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो एक सीधी रेखा की तरह दो पॉइंट्स के बीच की दूरी नापता है। दूसरा है मैनहट्टन डिस्टेंस। ये सड़क जैसी ब्लॉक्स में दूरी मापता है, जैसे आप किसी ग्रिड बेस्ड शहर में चल रहे हों। टेक्स्ट डेटा के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल होता है, जो ये मापता है कि दो डॉक्यूमेंट्स के बीच एंगल कितना कम है, यानी सिमिलैरिटी कितनी है। मिन्कोव्स्की डिस्टेंस एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो यूक्लिडियन और मैनहट्टन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। सही डिस्टेंस मेट्रिक चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही KNN के परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। साथ ही डेटा को नॉर्मलाइज करना जरूरी है, ताकि डिस्टेंस कैलकुलेशन सही आए, खासकर तब जब फीचर्स अलग अलग स्केल्स पर हों। अब बात करते हैं K की, यानी नंबर ऑफ नेबर्स, जिसे हम कंसिडर करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। ये वैल्यू बहुत क्रिटिकल होती है। अगर आप बहुत छोटा K लेते हैं, जैसे K = 1, तो आपका मॉडल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। छोटी सी गलती या नॉइज भी प्रेडिक्शन को बिगाड़ सकती है। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। वहीं अगर आप बहुत बड़ा K लेते हैं तो मॉडल जनरलाइज्ड हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल्स खो भी सकता है, जिसे अंडरफिटिंग कहते हैं। इसलिए सही K चुनना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम ऑड वैल्यूज लाइक 3, 5, 7 यूज करते हैं ताकि टाई न हो।
और बेस्ट वैल्यू चुनने के लिए हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज करते हैं, यानी अलग अलग के पर एक्यूरेसी चेक करके डिसाइड करना। एक्यूरेसी वीएस के का ग्राफ प्लॉट करना भी यूजफुल होता है। के का सिलेक्शन पूरी तरह डेटा साइज, नॉइज लेवल और क्लासेस की संख्या पर डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं KNN के प्रोज और कॉन्स। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस। ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं होती। नया डेटा आए तो बस नेबर्स देखो और प्रिडिक्शन कर दो, और ये नए डेटा के हिसाब से अडेप्ट भी कर लेता है, यानी कि इसे बार बार रीट्रेन नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा इशू है कि अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है तो प्रिडिक्शन में बहुत समय लगता है, क्योंकि हर बार सारे डेटा से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा, इसे पूरा डेटा सेट स्टोर करके रखना पड़ता है, जिससे मेमोरी ज्यादा यूज होती है। तीसरा, अगर आपके डेटा में बहुत सारे इर्रेलेवेंट फीचर्स हैं तो ये मॉडल कंफ्यूज हो सकता है। और आखिर में फीचर स्केलिंग ना करने से भी प्रिडिक्शन गलत हो सकता है। इसलिए KNN सिंपल है, लेकिन केयरफुल इंप्लीमेंटेशन मांगता है। अब जानते हैं कि KNN रियल लाइफ में कहां यूज होता है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हैंडराइटिंग रिकग्निशन, जहां हम किसी लिखे हुए कैरेक्टर को उसके सिमिलर कैरेक्टर्स से कंपेयर करके पहचानते हैं। रिकमेंडर सिस्टम्स में भी KNN का यूज होता है, जैसे नेटफ्लिक्स आपको वैसी ही मूवी सजेस्ट करता है जो आपके देखे गए शोज से मिलती जुलती हैं। मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन में ये मॉडल सिमिलर एक्सरेज या MRI स्कैन्स कंपेयर करके डिजीज डिटेक्ट करता है। वेदर फोरकास्टिंग, इंट्रूजन डिटेक्शन जैसे कि अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी पकड़ना, स्टॉक मार्केट पैटर्न रिकग्निशन, ये सभी KNN की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। रोबोटिक्स में जेस्चर रिकग्निशन जैसे कि हाथ हिलाने पर कमांड देना, और मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी फॉल्ट्स डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। KNN एक ऐसा मॉडल है जो सिंप्लिसिटी के साथ वर्सेटिलिटी भी देता है, और यही इसकी खासियत है। अब हम तीसरे एल्गोरिथम की ओर बढ़ते हैं, नाइव बेयस। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो बेयस थ्योरम पर आधारित होता है। इसका नाम नाइव इसलिए रखा गया क्योंकि ये मानता है कि सारे फीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में पूरी तरह ट्रू नहीं होता, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मॉडल फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। नाइव बेस क्लासिफायर ये कैलकुलेट करता है कि किसी डेटा पॉइंट का किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर उस क्लास को प्रिडिक्ट करता है जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। ये मॉडल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पैम डिटेक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स में बहुत सफल रहा है। एक बड़ी खासियत यह है कि ये हाई डायमेंशनल डेटा जैसे कि वर्ड बेस्ड डेटा सेट्स को हैंडल कर सकता है और बहुत फास्ट ट्रेन होता है। इस मॉडल की सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे नाइव बेस एल्गोरिथम अच्छे से यूज करता है। इसका मतलब होता है किसी इवेंट ए के होने की संभावना जब हमें पता है कि इवेंट बी पहले ही हो चुका है। इसे हम फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं PAB इक्वल्स PBA टाइम्स PA फॉस्फोरस मोनोबोराइड। चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें ईमेल्स हैं, कुछ स्पैम और कुछ जेन्युइन। अब अगर कोई नया ईमेल आता है जिसमें वर्ड्स जैसे फ्री, विन या अर्जेंट हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन वर्ड्स के आने पर ईमेल के स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी स्पैम होने की संभावना जब हमें पता है कि ये शब्द मौजूद हैं। नाइव बेस एल्गोरिथम यही करता है, वो सभी फीचर्स को इंडिपेंडेंट मानते हुए हर फीचर से जुड़ी क्लास प्रोबेबिलिटी निकालता है और फिर सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्लास को प्रिडिक्ट करता है। यही टेक्निक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मेडिकल डायग्नोसिस और इवन फाइनेंशियल रिस्क डिटेक्शन जैसे डोमेन्स में बड़े पैमाने पर यूज होती है। इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना नाइव बेस को समझने की फाउंडेशन है। बेस थ्योरम को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किया जाता है, यह समझना जरूरी है। नाइव बेस मॉडल जब किसी इनपुट डेटा को देखता है तो वो हर पॉसिबल क्लास के लिए एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, यानी ये अनुमान लगाता है कि ये डेटा उस क्लास से कितना बिलोंग करता है। इसके लिए मॉडल 3 चीजों का यूज करता है: प्रायर प्रोबेबिलिटी फॉस्फोरस मोनोहाइड्राइड, लाइक्लीहुड PEH और एविडेंस PE। फॉर्मूला होता है PH इक्वल्स PEH इंटू फॉस्फोरस मोनोहाइड्राइड बाय PE। ये बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल तरीका है क्लासिफिकेशन करने का। इस तरह का मॉडल छोटे डेटा सेट्स पर भी अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं चाहिए होते। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रेनिंग बहुत तेज होती है और आउटपुट हमें एक प्रोबेबिलिटी स्कोर के रूप में मिलता है जो बताता है कि मॉडल कितनी कॉन्फिडेंट है अपने प्रिडिक्शन को लेकर।
इसलिए ये टेक्स्ट डेटा में जैसे स्पैम डिटेक्शन या डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन जैसे टास्क्स में बहुत उपयोगी है। नाइव बेस एल्गोरिदम के अलग अलग वर्जन्स होते हैं और हर एक वर्जन अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए यूजफुल होता है। सबसे पहले है गॉसियन नाइव बेस, जो ये मानता है कि फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल या बेल शेप्ड होता है। इसे हम न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, टेम्परेचर आदि। दूसरा है मल्टीनोमियल नाइव बेस। ये टेक्स्ट डेटा के लिए यूज होता है, खासकर तब जब हमारे पास वर्ड काउंट्स या टर्म फ्रीक्वेंसीज हों, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन या डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। तीसरा है बर्नूली नाइव बेस, जिसे हम बाइनरी फीचर्स के लिए यूज करते हैं, यानी जिनका आंसर सिर्फ येस या नो में होता है, जैसे कि किसी ईमेल में एक खास शब्द है या नहीं। ये तीनों वर्जन्स एक ही बेस थियरम पर आधारित होते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस के लिए ट्यून्ड होते हैं। इसलिए जब भी आप नाइव बेस एल्गोरिदम यूज करें, अपने डेटा के टाइप को ध्यान में रखकर सही वर्जन चुनना बहुत जरूरी होता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नाइव बेस का बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव यूज होता है। इसका सबसे पॉपुलर यूज केस है स्पैम ईमेल डिटेक्शन, जहां ये एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वर्ड्स। उदाहरण के लिए, अगर किसी ईमेल में बार बार फ्री, विन, ऑफर या कैश जैसे शब्द आ रहे हैं, तो नाइव बेस ये कैलकुलेट कर सकता है कि ये ईमेल स्पैम होने की कितनी संभावना रखता है। इसके अलावा ये एल्गोरिदम न्यूज आर्टिकल कैटेगराइजेशन में भी यूज होता है, जैसे कि ये बता सकता है कि कोई आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इसका इस्तेमाल कंटेंट टैगिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस में करते हैं, जैसे कि ट्वीट्स को पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव कैटेगरी में क्लासिफाई करना। चैटबॉट्स के लिए इंटेंट डिटेक्शन, जैसे कि यूजर क्या पूछ रहा है, वो भी नाइव बेस से पॉसिबल होता है। क्योंकि ये फास्ट और स्केलेबल होता है, इसलिए टेक्स्ट रिलेटेड एप्लीकेशंस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब बात करते हैं इन तीनों एल्गोरिदम्स, डिसीजन ट्री, KNN और नाइव बेस की मॉडल एक्यूरेसी और लिमिटेशंस की। सबसे पहले डिसीजन ट्री की बात करें तो ये काफी एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसे प्रॉपर्ली प्रूव नहीं किया तो ये ओवरफिटिंग कर सकता है, यानी ट्रेनिंग डेटा में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन नए डेटा पर खराब रिजल्ट देगा। दूसरी ओर KNN बहुत डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस मैट्रिक पर, और अगर फीचर्स अच्छी तरह से स्केल नहीं किए गए हों या इररेलेवेंट फीचर्स हों तो इसका परफॉर्मेंस गिर सकता है। साथ ही लार्ज डेटा सेट्स पर यह स्लो हो जाता है। अब नाइव बेस की बात करें तो ये फास्ट और एफिशिएंट है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये सारे फीचर्स को इंडिपेंडेंट मानता है, जो हमेशा सच नहीं होता। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कई बार इन एल्गोरिदम्स को एन्सेम्बल मेथड्स या ट्यूनिंग टेक्निक्स के साथ कंबाइन करना पड़ता है, ताकि फाइनल परफॉर्मेंस बेहतर हो। क्रॉस वैलिडेशन एक अच्छी टेक्निक है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि कौन सा मॉडल आपके डेटा पर सबसे अच्छा काम कर रहा है। जब हमारे पास 3 अलग अलग एल्गोरिदम्स हों, डिसीजन ट्री, KNN और नाइव बेस, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस सिनेरियो में किस एल्गोरिदम का यूज करना चाहिए। यदि आपको इंटरप्रिटेबिलिटी यानी समझदारी चाहिए कि प्रिडिक्शन क्यों किया गया, तो डिसीजन ट्री एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रूल्स के रूप में होता है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर आपका डेटा सेट छोटा है और आप सिंपल क्लासिफिकेशन चाहते हैं, जैसे हैंडराइटिंग रिकग्निशन या बेसिक इमेज पैटर्न, तो KNN बहुत अच्छा काम करेगा। वहीं नाइव बेस टेक्स्ट बेस्ड डेटा के लिए आइडियल होता है, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस या चैटबॉट इंटेंट क्लासिफिकेशन, जहां आपको फास्ट और प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शंस चाहिए। अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है और फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं, या आप फास्ट ट्रेनिंग चाहते हैं, तब भी नाइव बेस बेहतर है। यानी एल्गोरिदम का सिलेक्शन डेटा के टाइप, साइज, कम्प्लेक्सिटी और स्पीड की जरूरत पर डिपेंड करता है। कोई भी एक मॉडल हर जगह परफेक्ट नहीं होता। अब इन तीनों एल्गोरिदम्स को एक कंपैरेटिव टेबल के जरिए समझते हैं। डिसीजन ट्री एक रूल बेस्ड मॉडल है। ये एक फ्लो चार्ट की तरह काम करता है, जिसमें हर डिसीजन एक कंडीशन पर बेस्ड होता है। वहीं KNN एक डिस्टेंस बेस्ड मॉडल है। ये देखता है कि नया डेटा पॉइंट अपने आसपास के कौन कौन से नेबर्स से क्लोजेस्ट है। और नाइव बेस एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन करता है। ट्रेनिंग टाइम की बात करें तो नाइव बेस सबसे तेज ट्रेन होता है, जबकि KNN को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक लेजी लर्नर है। प्रिडिक्शन टाइम में डिसीजन ट्री और नाइव बेस फास्ट होते हैं, जबकि KNN कंपैरेटिवली स्लो होता है, क्योंकि हर प्रिडिक्शन पर उसे सभी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं। इंटरप्रिटेबिलिटी में डिसीजन ट्री सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। नाइव बेस भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी देता है, लेकिन KNN में इंटरप्रिटेबिलिटी मीडियम होती है। नॉइज सेंसिटिविटी की बात करें तो डिसीजन ट्री और KNN दोनों नॉइज सेंसिटिव होते हैं,
लेकिन नाइव बेस नहीं। स्केलिंग की जरूरत सिर्फ KNN को होती है क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मशीन लर्निंग में इंटरप्रिटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खासकर उन डोमेन्स में जहां डिसीजंस की एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है, जैसे हेल्थ केयर, लॉ या फाइनेंस। इन तीनों एल्गोरिदम्स में डिसीजन ट्री सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेबल होता है क्योंकि इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन से कंडीशन के बेसिस पर प्रिडिक्शन लिया गया। KNN की इंटरप्रिटेबिलिटी मॉडरेट होती है। हम ये देख सकते हैं कि प्रिडिक्शन किन नेबर्स की वजह से हुआ, लेकिन लॉजिक बहुत क्लियर नहीं होता। नाइव बेस में प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी स्कोर के रूप में आता है, जो यूजर को कुछ हद तक कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन उसमें फीचर्स के रिलेशंस को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये अजम्पशन करता है कि सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं। रेगुलेटरी इंडस्ट्रीज जैसे कि इंश्योरेंस या क्रेडिट लेंडिंग में मॉडल्स की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है, इसलिए ऐसे केसेस में डिसीजन ट्री प्रिफर्ड होता है। इंटरप्रिटेबिलिटी और एक्यूरेसी के बीच हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है और फाइनल चॉइस आपकी एप्लीकेशन नीड पर डिपेंड करती है। इस स्लाइड में हम समराइज करते हैं वो की फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले डेटा साइज। अगर आपका डेटा छोटा है तो KNN और नाइव बेस्ड दोनों अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड है और आपको रूल बेस्ड इंटरप्रिटेशन चाहिए तो डिसीजन ट्री सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी फैक्टर है फीचर टाइप। न्यूमेरिकल डेटा के लिए KNN या गॉसियन नाइव बेस अच्छा काम करता है और कैटेगोरिकल या वर्ड बेस्ड डेटा के लिए मल्टीनोमियल नाइव बेस बेहतर है। अगर आप फास्ट प्रिडिक्शन और ट्रेनिंग चाहते हैं तो नाइव बेस सही रहेगा, जबकि एक्सप्लेनेबिलिटी चाहिए तो डिसीजन ट्री चूज करें। एक्यूरेसी और एक्सप्लेनेबिलिटी में बैलेंस चाहिए तो मॉडल सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर होना चाहिए। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर को कंसिडर करके आप मॉडल्स को वैलिडेट कर सकते हैं। याद रखिए, हर एल्गोरिदम एक बेसलाइन मॉडल की तरह काम कर सकता है, लेकिन फाइनल चॉइस आपकी प्रॉब्लम और डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। चलिए अब करते हैं एक क्विक रिकैप तीनों एल्गोरिदम्स का। सबसे पहले डिसीजन ट्री। ये एक फ्लो चार्ट की तरह डिसीजंस लेता है। हर नोड एक कंडीशन रिप्रेजेंट करता है और लीव्स फाइनल आउटपुट। ये मॉडल ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग को मिमिक करता है। फिर आता है KNN। ये किसी भी नए डेटा पॉइंट को उसके आसपास के नेबर्स के आधार पर क्लासिफाई करता है और डिस्टेंस मैट्रिक्स इसका आधार होते हैं। ये ट्रेनिंग फेज में कुछ नहीं करता, लेकिन प्रिडिक्शन के वक्त बहुत कंप्यूटेशन करता है। और अंत में नाइव बेस, जो प्रोबेबिलिटी के आधार पर काम करता है, फीचर्स को इंडिपेंडेंट मानकर फास्ट प्रिडिक्शन देता है, खासकर टेक्स्ट बेस्ड डेटा सेट्स में। तीनों एल्गोरिदम्स का गोल सेम होता है, यानी प्रिडिक्शन, लेकिन उनकी अप्रोच अलग अलग होती है। ये तीनों मॉडल्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में वाइडली यूज होते हैं और ML टूल्स में इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझकर आप सही एल्गोरिदम चुन सकते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों एल्गोरिदम्स के कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस की। डिसीजन ट्री को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लोन अप्रूवल सिस्टम्स में। मान लीजिए कि बैंक किसी कस्टमर को लोन देगा या नहीं, ये बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जैसे इनकम, क्रेडिट स्कोर, प्रीवियस डिफॉल्ट्स। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ट्री बना सकता है, जहां हर कंडीशन एक नोड होगी और फाइनल डिसीजन एक लीफ नोड। दूसरी तरफ KNN को हैंडराइटिंग रिकग्निशन में यूज किया जाता है, जैसे कि किसी डिजिट की पहचान करने के लिए ये उसी जैसे पास्ट एग्जाम्पल्स को कंपेयर करता है। नाइव बेस सबसे ज्यादा यूज होता है स्पैम डिटेक्शन में, जहां ईमेल्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन वर्ड फ्रीक्वेंसीज। इसके अलावा हेल्थ केयर में डिजीज प्रिडिक्शन, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन और रिटेल में कस्टमर सेगमेंटेशन जैसी एप्लीकेशंस में भी इन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। टूल्स जैसे scikit-learn, वीका और R में ये एल्गोरिदम्स पहले से बिल्ट इन होते हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिगिनर्स हो या एक्सपर्ट्स, ये मॉडल सभी के लिए यूजफुल हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस को आंसर करना न सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी होता है, बल्कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करने में भी मदद करता है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि डिसीजन ट्री की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। इसमें रूट नोड, इंटरनल नोड्स, ब्रांचेस और लीफ नोड्स कैसे काम करते हैं, ये समझाइए। फिर आता है जीनी इंडेक्स और एंट्रोपी। ये स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होते हैं जिनसे डिसीजन ट्री डिसाइड करता है कि डेटा को किस एट्रीब्यूट से स्प्लिट करना है। ओवरफिटिंग को कैसे अवॉइड करें, इसका जवाब है प्रूनिंग और डेप्थ लिमिटेशन। फिर KNN को डिफाइन करना है और उसके स्टेप्स बताने हैं, जैसे डिस्टेंस कैलकुलेशन, K वैल्यू का सिलेक्शन और प्रिडिक्शन। डिस्टेंस मैट्रिक्स जैसे यूक्लिडियन, मैनहट्टन, कोसाइन भी एक्सप्लेन करें। बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद रखें और नाइव बेस की असम्पशंस भी, जैसे कि फीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं।
ये सभी क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाते हैं और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं। असाइनमेंट पार्ट 2 में कुछ और एडवांस्ड और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि डिसीजन ट्री, KNN और नाइव बेस के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। इसके लिए आप कंपैरिजन टेबल याद कर सकते हैं या फिर ट्रेनिंग टाइम, प्रेडिक्शन स्पीड, इंटरप्रिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर आंसर कर सकते हैं। फिर नाइव बेस के NLP बेस्ड एप्लीकेशंस पूछे गए हैं, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन आदि। गॉशन और बर्नौली मॉडल्स को एक्सप्लेन करना है और ये कब कब यूज होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस फीचर्स के लिए गॉशन और बाइनरी फीचर्स के लिए बर्नौली। एक क्वेश्चन ये भी है कि नाइव बेस को KNN की बजाय कब प्रिफर करें। इसका आंसर है जब डेटा टेक्स्ट बेस्ड हो और फीचर्स ज्यादा हों। फीचर स्केलिंग KNN में क्यों जरूरी है? क्योंकि डिस्टेंस मेट्रिक फीचर्स के स्केल पर डिपेंड करता है। इन सब के साथ रियल वर्ल्ड यूजर्स जैसे स्पैम फिल्टर, लोन अप्रूवल या हैंडराइटिंग रिकग्निशन भी मेंशन करें। ये क्वेश्चंस आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइड करते हैं। विवा वोस क्वेश्चंस के पार्ट 1 में कुछ बेसिक लेकिन एसेंशियल क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो अक्सर ओरल एग्जाम्स या इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे डिसीजन ट्री क्या होता है? इसका आसान जवाब है, ये एक फ्लो चार्ट होता है जो कंडीशंस और आउटकम्स को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। लीफ नोड क्या होता है? ये वो एंड नोड होती है जहां फाइनल डिसीजन होता है। जीनी इंडेक्स क्या है? ये इंप्योरिटी को मेजर करने का एक तरीका है। ओवरफिटिंग क्या होता है? जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को ज्यादा अच्छे से याद कर लेता है और नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। KNN में K क्या दर्शाता है? वो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो डिसीजन लेने में यूज होते हैं। डिस्टेंस मेट्रिक का एक एग्जाम्पल, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस, KNN को लेजी लर्नर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रेनिंग फेज में कुछ नहीं सीखता। नाइव बेस क्या है? एक प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम जो बेस थियरम पर बेस्ड है। इन सवालों के शॉर्ट लेकिन प्रिसाइज आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 में कुछ और फोकस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज चेक करते हैं। जैसे बायस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? तो आपको ये याद होना चाहिए, PAB इक्वल्स PA टाइम्स PA फॉस्फोरस मोनोबोराइड। नाइव बेस का एक यूज बताइए, जैसे स्पैम डिटेक्शन। कौन सा मॉडल फीचर इंडिपेंडेंस अज्यूम करता है? जवाब है नाइव बेस। क्या KNN को ट्रेनिंग की जरूरत होती है? नहीं, ये एक लेजी लर्नर है। डिसीजन ट्री में एंट्रोपी क्या होती है? ये मेजर करती है कि डेटा कितना अनऑर्डर्ड या अनप्रिडिक्टेबल है। फीचर स्केलिंग क्या है? फीचर्स को सेम रेंज में लाना ताकि डिस्टेंस मेट्रिक्स एक्यूरेट हों। नाइव बेस को कब प्रिफर करते हैं? जब डेटा हाई डायमेंशनल हो, जैसे टेक्स्ट डेटा सेट्स में। कौन सा मॉडल प्रोबेबिलिटी बेस्ड आउटपुट देता है? नाइव बेस। विवा के लिए इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो और कॉन्फिडेंस भी बढ़े। थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में ध्यान देने के लिए। आज हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में डिटेल में सीखा। डिसीजन ट्रीज, K नियरेस्ट नेबर्स, KNN और नाइव बेस। हमने ये समझा कि हर एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और किस प्रकार के डेटा या प्रॉब्लम टाइप पर कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म करता है। हमने ये भी देखा कि एक्सप्लेनेबिलिटी, स्पीड और डेटा डिपेंडेंसी जैसे फैक्टर्स मॉडल सिलेक्शन में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए फ्यूचर में डीप लर्निंग, मॉडल इवैल्यूएशन और मॉडल ट्यूनिंग जैसे टॉपिक्स को आसानी से ग्रास्प करने में मदद करेगी। अगले लेक्चर में हम एक और एक्साइटिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है और आज की मॉडर्न डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज की कोर फाउंडेशन है। सो स्टे ट्यून्ड और अपना इंटरेस्ट बनाए रखें।